नमस्कार दोस्तों, विद्याशक्ति एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं परिसंचरण तंत्र के बारे में। मानव में परिसंचरण तंत्र है वो कैसा होता है, इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ रहे हैं। और जब चैप्टर की आपको रूपरेखा बताई थी फर्स्ट क्लास में, है ना, तो फर्स्ट क्लास में रूपरेखा के समय हमने ये 7 पॉइंट देखे थे और उसमें से हम 2 पॉइंट को पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। 2 पॉइंट को अपन जो है वो पढ़ चुके हैं। एक तो अपने परिसंचरण तंत्र की परिभाषा और एक है अपने परिसंचरण तंत्र के प्रकार, जिसमें हमने खुला रक्त परिसंचरण तंत्र और बंद रक्त परिसंचरण तंत्र है उसके बारे में हमने देखा था। आज अपन पढ़ेंगे जो तीसरा पॉइंट है मानव परिसंचरण तंत्र के बारे में। तो इसके बारे में अपन को आज डिटेल से पढ़ना है, ठीक है। तो मानव परिसंचरण तंत्र है वो 2 प्रकार का होता है। एक तो इसमें रक्त शामिल होता है तो रक्त परिसंचरण तंत्र, और एक लसिका तंत्र अलग से होता है तो लसिका तंत्र अलग हो जाएगा। तो मानव में परिसंचरण तंत्र है उसको 2 भागों में बांटता है। कितने भागों में? 2 भागों में। एक तो हो जाता है रक्त परिसंचरण तंत्र और एक हो जाता है लसिका तंत्र। आगे बात है तो इन्हीं के बारे में अपने को डिटेल से पढ़ना है। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले मानव में परिसंचरण की, है ना। तो मानव में परिसंचरण है वो कैसा होता है, किस प्रकार का होता है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि परिसंचरण की जो खोज है वो किसने की थी, है ना। मनुष्य में परिसंचरण तंत्र के खोजकर्ता, परिसंचरण तंत्र जो है, इस परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की, तो इसकी अगर अपन बात करें तो एक वैज्ञानिक थे विलियम हार्वे। कौन थे? विलियम हार्वे। विलियम हार्वे ने मानव में परिसंचरण तंत्र की खोज की थी रक्त परिसंचरण के रूप में, ठीक है। तो परिसंचरण तंत्र के खोजकर्ता का जो सवाल है वो कई बार परीक्षाओं में पूछा गया कि परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की, तो वो हो जाएगा आपके विलियम हार्वे। क्या हो जाएगा? विलियम हार्वे। अब चूंकि हमें इस क्लास में पढ़ना है मानव परिसंचरण तंत्र के बारे में, ठीक है। तो कल हमने पढ़ा था कि परिसंचरण तंत्र है वो जीव में 2 प्रकार का होता है। एक तो खुला रक्त परिसंचरण तंत्र और एक बंद प्रकार का रक्त परिसंचरण तंत्र। तो मनुष्य की अगर अपन बात करें, किसकी बात करें? अगर अपन मनुष्य की बात करें तो मनुष्य में या मानव में जो रक्त परिसंचरण तंत्र होता है वो बंद प्रकार का होता है ना। मानव में किस प्रकार का रक्त परिसंचरण तंत्र होता है? परिसंचरण तंत्र। मानव में परिसंचरण तंत्र की अगर अपन बात करें तो मनुष्य में बंद प्रकार का रक्त परिसंचरण पाया जाता है। किस प्रकार का? बंद प्रकार का, ठीक है। बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र है वो पाया जाता है। अब ये बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र है वो क्या होता है, ठीक है। या अपन यूं भी कह सकते हैं, क्योंकि ज्यादातर रक्त परिसंचरण के तंत्र के बारे में ही पढ़ते हैं। तो बंद प्रकार का रक्त परिसंचरण जो तंत्र है, ठीक है, उसमें क्या होता है, उसमें जो रक्त होता है वो बंद नलिकाओं में बहता है। किस में बहता है? बंद सुविकसित प्रकार की धमनियां और शिराएं पाई जाती है, ठीक है। तो उसको अपन बंद प्रकार का रक्त परिसंचरण तंत्र कहते हैं और ये मनुष्य में पाया जाता है। और परिसंचरण तंत्र के खोजकर्ता कौन हो गए? विलियम हार्वे हो गए। कौन हो गए? विलियम हार्वे हो गए। अब यदि अपन परिसंचरण तंत्र की बात करें खास तौर पे मनुष्य में, है ना, या मानव में, तो मानव में जो परिसंचरण तंत्र है ना, मानव में परिसंचरण तंत्र इसको 2 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं? 2 भागों में इसको अपन बांटते हैं। एक तो होता है आपके रक्त परिसंचरण तंत्र। क्या होता है? रक्त परिसंचरण तंत्र, ठीक है, रक्त परिसंचरण तंत्र, ठीक है। और एक होता है अपने लसिका तंत्र। क्या होता है? लसिका तंत्र। ये भी होता है, ध्यान रखना, इसको मत भूल जाना, है ना। लेकिन कई बार क्या कि बताया नहीं जाता है, ठीक है। और वैसे ज्यादा अपन रक्त के बारे में ही पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ते हैं? रक्त के बारे में ही पढ़ते हैं, ठीक है। तो मानव में जो परिसंचरण तंत्र है वो 2 प्रकार का होगा। एक तो रक्त परिसंचरण तंत्र और एक लसिका तंत्र। सबसे पहले अपन डिटेल से पढ़ेंगे रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में। किसके बारे में? रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में पढ़ेंगे, है ना। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। और दूसरा है लसिका तंत्र या लिम्फेटिक सिस्टम,
कौन सा? लिम्फेटिक सिस्टम। तो एक बात आपको दोस्तों ध्यान रखना है, मैं इस क्लास में जितने भी प्रॉपर साइंटिफिक शब्द हैं उनका अंग्रेजी यूज नहीं करता हूं, ये आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि सर अंग्रेजी वाले वर्ड तो बता ही नहीं रहे। हम यहाँ पे जनरल साइंस की तैयारी कर रहे हैं और मेरा काम है सब्जेक्ट को इजी बनाना, न कि सब्जेक्ट को हार्ड बनाना। आगे बात समझे? आप इंग्लिश मीडियम से नहीं हो, आप हिंदी मीडियम से यदि तैयारी कर रहे हो तो ही मेरी क्लास आपके काम आएगी। दूसरी बात, ज्यादातर जो वर्ड अंग्रेजी में ही यूज में लिए जाता है, ठीक है, तो उनकी मैं आपको अंग्रेजी वर्जन है वो भी मैं बताता हूं। तो इस चीज से आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है, ठीक है। ऐसा नहीं कि प्रश्न में आएगा कि आपके ब्लड है, ब्लड तंत्र है, ब्लड नहीं, रक्त। ज्यादातर रक्त ही हिंदी मीडियम में काम में लेते तो वही वर्ड काम में आ जाए, वही वर्ड है वो काम में आएगा। तो इन चीजों का ध्यान रखना। धमनियां, शिराएं वगैरह है, इनके आपके क्वेश्चनों में अंग्रेजी वर्ड नहीं आएंगे, ठीक है। बेसिक या जनरल साइंस की बात करें तो जनरल साइंस के हिसाब से ही पढ़ूंगा। फालतू के अंग्रेजी, कोई आप नीट की वगैरह, जेट की वगैरह ऐसी तैयारियां नहीं कर रहे हो कि बिना फालतू के वर्डों की अंग्रेजी बता कर मैं इसको पॉइंटों को हार्ड कर दूं, है ना। जबकि मेरा जो काम है वो है कि आपके लिए एक सरल तरीके से मैं जो भी चीजें पढ़ाऊं उसको सरल तरीके से बताऊं, इजी वे में बताऊं, ठीक है। वो मेरा काम है और वही होना चाहिए, ठीक है। तो मैं ज्यादा आपके लिए हार्ड नहीं करूंगा और चीजें भी बताने के लिए बहुत सारी है, पर ध्यान रखना जनरल साइंस या सामान्य विज्ञान में उसी हिसाब से अपन पढ़ेंगे जो चीजें एग्जाम में आने लायक है। फालतू की डीप चीजें पढ़ाने से कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो पूछ भी नहीं जाती है, ठीक है। और वैसे भी जो साइंस से अदर के जो मेरे मित्र हैं, ठीक है, तो उनके लिए तो फिर वही और हार्ड पड़ जाएगी, है ना। तो इसलिए उन चीजों से कोई मतलब नहीं है, तो आप निश्चिंत रहेंगे, ठीक है। एक भी क्वेश्चन जो पढ़ाऊंगा उससे बाहर नहीं जाएगा, ये मैं लिखित में दे सकता हूं, ठीक है। तो निश्चिंत रहे और चैनल से जुड़े रहिए और लगातार आप साइंस की तैयारी है वो हमारे चैनल से करते रहिए। इसकी मैं श्योरिटी देता हूं, ठीक है। क्वेश्चनों की भी रिवाइज करवाऊंगा, ठीक है, और चल भी रहे, हर पॉइंट खत्म हो जाता है तो उसके बाद में क्वेश्चनों का वीडियो भी मैं अपलोड करता हूं अभ्यास के लिए, और उसमें भी वही सवाल जो जनरल साइंस के हिसाब से पूछे जाते हैं। ध्यान रखना, सवाल तो बहुत सारे होते हैं, सवाल बनाने के लिए एक पॉइंट से या एक चैप्टर से 500 सवाल बन सकते हैं, लेकिन वो 500 सवाल इस तरह देखा जाएगा कि एग्जाम का लेवल कौन सा है। तो जनरल साइंस के हिसाब से ही मैं सवाल बनाता हूं, फालतू के मैं सवाल किसी भी गाइड से भी नहीं उठाता हूं, न मैं फालतू के सवाल बनाता हूं, क्योंकि जनरल साइंस अपन पढ़ रहे हैं। जब नीट की, जेट की तैयारी करवाऊंगा तो सारे पॉइंटों को एक एक डीपली पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो आगे देखें अपन, तो अपने को इसमें मानव में परिसंचरण तंत्र है उसी को अपने को पढ़ना है, और ये दो प्रकार का होता है, रक्त परिसंचरण और एक लसिका तंत्र। तो इस चैप्टर में अपन रक्त परिसंचरण के बारे में डिटेल से देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में। किसके बारे में? रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में, और बाद में अपन देखेंगे लसिका तंत्र के बारे में। तो रक्त परिसंचरण तंत्र की अगर अपन बात करें, यदि इसकी डेफिनेशन की अपन बात करें, परिभाषा की अगर अपन बात करें, ठीक है, तो परिभाषा अपन ऐसे भी लिख सकते हैं कि रक्त और इसमें या इसके परिवहन के लिए जो सम्मिलित जितने भी अंग होते हैं, ठीक है, उनको सामूहिक रूप से अपन परिसंचरण तंत्र कहते हैं। तो परिभाषा कैसे लिख सकते हैं कि रक्त एवं इसके परिवहन में सम्मिलित सभी अंगों को सामूहिक रूप से, है ना, किस रूप से? सामूहिक रूप से क्या कहते हैं? सामूहिक रूप से अपन क्या कहेंगे? रक्त परिसंचरण तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? रक्त परिसंचरण तंत्र कहते हैं, ठीक है। आगे बात समझ में, परिसंचरण तंत्र मतलब समझे परिभाषा का, ठीक है। रक्त परिसंचरण तंत्र कहते हैं, ठीक है। अब इस परिभाषा का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमारे शरीर में जो रक्त है, इस रक्त के परिवहन का मतलब ये मैंने परिभाषा में शुरुआत में भी बताया था कि रक्त है वो ज्यादातर पदार्थों का परिवहन करने का कार्य रक्त ही करता है, ठीक है। लसिका का बहुत कम कार्य है।
यूं मान लो कि शरीर में 10% काम लसिका का है परिवहन में, और 90% जो परिवहन का कार्य है वो रक्त ही करता है। कौन करता है? रक्त परिसंचरण तंत्र है, वो ही 90% पदार्थों का परिवहन करता है। मान लो कि आप 10% में लसिका तंत्र है वो भाग लेता है, ठीक है, इसलिए लसिका तंत्र को पढ़ा भी कम जाता है, ठीक है। तो रक्त और इसके परिवहन के लिए, है ना, वही रक्त है उसका शरीर में क्या करवाना पड़ेगा? परिवहन करवाना पड़ेगा। तो परिवहन में सम्मिलित जितने भी अंग हैं उन सभी अंगों को सामूहिक तौर पर, या यूं कह दो कि वो सम्मिलित रूप से किसका निर्माण करते हैं? रक्त परिसंचरण तंत्र का निर्माण करते हैं। जैसे मान लिया कि भाई आपके पास में पानी है, अब मान लो कि आप पानी को घर में किसी छत पर रखी टंकी में पहुंचाना चाहते हो, तो आपके पास में पानी तो है। क्या है आपके पास में? आपके पास में पानी तो है। तो इसको एक नॉर्मल उदाहरण से समझते हैं अपन, ठीक है, एक नॉर्मल एग्जांपल की अपन बात करें तो मान लिया कि अपने पास में पानी है, तो ऐसे ही हमारे शरीर में क्या है? रक्त है, ठीक है। अब इसको पूरे शरीर में सप्लाई करना है, तो पानी को ऊपर छत पर रखी टंकी तक पहुंचाने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ेगी? किसकी आवश्यकता पड़ेगी? पाइपलाइनों की आवश्यकता पड़ेगी, पाइप्स, ठीक है। तो पाइप चाहिए उसके लिए, ठीक है। तो ऐसे ही हमारे रक्त में रक्त के प्रवाह के लिए पाइप का काम कौन करती है? रक्त वाहिनियां करती है। कौन करती है? रक्त वाहिनियां ये काम करती है। कौन करती है? रक्त वाहिनियां ये काम करती है। और इनमें आ जाती है अपने धमनियां और शिराएं। कौन आ जाती है? धमनियां और शिराएं, ठीक है, धमनियां और शिराएं आ जाएगी। आगे बात समझ में, ठीक है। अब चलो ठीक है, अब इस पानी को टंकी तक ऊपर चढ़ाना है, तो स्वतः तो जाएगा नहीं, इसके लिए अपने को पंप की आवश्यकता होगी, है ना, जो पानी को पंप कर सके। पंप का मतलब पानी पर प्रेशर डाल सके, दबाव डाल सके, ताकि दबाव के साथ वो ऊपर जाए। तो ये काम कौन करता है? घरों में अपने सब गए है मोटर, पानी वाली मोटर का और काम क्या है? मोटर इलेक्ट्रिसिटी से चलती है, और उसका काम क्या है? उसका काम है पानी पर प्रेशर बनाना। क्या बनाना? प्रेशर बनाना। वो प्रेशर के साथ वो पानी ऊपर छत तक चला जाएगा। तो इसके लिए एक पंप की आवश्यकता होगी। किसकी आवश्यकता होगी? पंप की आवश्यकता होगी। ऐसे ही हमारे शरीर में रक्त को भी सभी अंगों तक पहुंचाने के लिए शरीर की सभी दिशाओं में, ऊपर नीचे दाएं बाएं, ठीक है, सभी दिशाओं में रक्त को भेजने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? एक पंप की जरूरत पड़ेगी। और इसका कार्य कौन करेगा? हृदय करेगा। इसका कार्य कौन करेगा? हृदय करेगा। तो इस प्रकार एक नॉर्मल उदाहरण की सहायता से आप समझ सकते हो इस हमारे रक्त परिसंचरण तंत्र को। आगे बात समझ में, तो रक्त और इसके परिवहन के लिए सम्मिलित जितने भी अंग होते हैं उन सबको सामूहिक तौर पर क्या कहते हैं? रक्त परिसंचरण तंत्र कहते हैं। मतलब रक्त वाहिनियां और हृदय, ये तीनों जो मिलकर है वो मानव में किसका निर्माण करता है? रक्त परिसंचरण तंत्र का निर्माण करेंगे। किसका निर्माण करेंगे? रक्त परिसंचरण तंत्र का निर्माण करेंगे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि मानव में रक्त परिसंचरण तंत्र के 3 भाग हो गए, है ना। यदि अपन रक्त परिसंचरण तंत्र के भागों की बात करें, किसकी बात करें? भागों की। मानव रक्त परिसंचरण तंत्र के भागों की अगर अपन बात करें तो 3 भाग हो जाएंगे। एक तो हो जाएगा रक्त, क्योंकि इसका तो परिसंचरण होता ही होता है। अब ये रक्त किस में बहता है? तो ये बहता है रक्त वाहिनियों में बहता है। भाई किस में बहता है? रक्त वाहिनियों में। वाहिनियों का मतलब होता है पाइप, नलियां, नलिकाएं, पाइप्स। आगे बात सुन। और इसको दाब डालने का काम कौन करता है? इसको पंप करने का कार्य कौन करता है? वो करता है हृदय। कौन करता है? हृदय, ठीक है। तो ये मानव परिसंचरण तंत्र के 3 भाग हो गए। मतलब रक्त वाहिनियां और हृदय मिलकर मनुष्य में रक्त परिसंचरण तंत्र का निर्माण करते हैं। आगे ऐसे ही अपन लसिका तंत्र के बारे में भी अपन पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे अपने को क्या करना है? यहाँ एक चीज और देखनी है कि रक्त वाहिनियां है वो पाई जाती है। और ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि मनुष्य के अंदर कौन सा रक्त परिसंचरण तंत्र होता है? बंद प्रकार का, क्योंकि इसमें धमनियां और शिराएं पाई जाती है, अर्थात रक्त वाहिनियां होती है बंद प्रकार की नलिकाएं जिनमें रक्त बहता है। इसलिए इसको रक्त वाहिनी तंत्र के नाम से भी जानते हैं। कौन सा तंत्र के नाम से? इसको रक्त वाहिनी तंत्र भी कहा जाता है। ध्यान रखना, यह दूसरा नाम है इसका, ठीक है। तो रक्त वाहिनी तंत्र किसको बोलते हैं? रक्त परिसंचरण तंत्र को ही रक्त वाहिनी तंत्र बोला जाता है, ठीक है। तो अब अपन इस रक्त के बारे में डिटेल से देखते हैं, ठीक है। आगे बात सुन। तो अब यहाँ
हमारी जो क्लास शुरू हो रही है वो रक्त के बारे में चलेगी। आगे रक्त के बारे में डिटेल से अपन पढ़ेंगे। आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, प्लेटलेट्स है ना, मतलब लाल रक्त कणिकाएं हैं, श्वेत रक्त कणिकाएं हैं, ठीक है। इसके अलावा बात करें तो प्लेटलेट्स है, तो इनके भी और भाग होते हैं। तो रक्त को समझने के लिए सबसे अनिवार्य शर्त यह है कि पहले हमें रक्त का वर्गीकरण मालूम होना चाहिए। यदि हमें पता ये नहीं है कि भाई आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स ये है क्या है, इनके भी और कोई प्रकार, जैसे आपने नाम सुना लिम्फोसाइट है, मोनोसाइट है, भक्षकाणवी की कोशिकाएं हैं, डब्ल्यूबीसी में इओसिनोफिल है, बेसोफिल है, न्यूट्रोफिल है। तो ये आपको जब तक पता नहीं होगा तब तक आपका रक्त वाला पॉइंट है वो अनकंप्लीट रहेगा, ठीक है। तो रक्त को अपन देखते हैं, रक्त का वर्गीकरण देखते हैं अपन सबसे पहले, ठीक है। तो रक्त के वर्गीकरण को समझने से पहले अपन एक बार जो हमने समझा है उसका नोट्स देख लेते हैं अपन, ठीक है, ताकि आपके काम में आए वो चीज, ठीक है, ठीक है। तो देखते हैं, देखो सबसे पहले अपन बात करें तो सबसे पहले आ रखा है कि रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज आ रखी। देखो मानव में परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी? विलियम हार्वे ने की थी। आगे मानव में बंद प्रकार का है ना, बंद परिसंचरण तंत्र है वो पाया जाता है। तो ये दोनों ही जो क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है ना। एक तो मानव में या रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी? विलियम हार्वे ने। और एक पूछा जाता है मनुष्य में किस प्रकार का रक्त परिसंचरण तंत्र है वो पाया जाता है? तो मनुष्य में वो आपके बंद प्रकार का रक्त परिसंचरण तंत्र है वो पाया जाता है। आगे बात समझ में, ठीक है। तो ये अपने को ध्यान रखना है। अब बात करें मानव परिसंचरण तंत्र की, तो मानव परिसंचरण तंत्र को दो भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया? दो भागों में बांटा गया। एक तो है अपने रक्त परिसंचरण तंत्र और एक है लसिका तंत्र, ठीक है, ध्यान रखना। ये दोनों ही परिसंचरण तंत्र के भाग होते हैं। अब सबसे पहले अपन देखें रक्त परिसंचरण के बारे में। किसके बारे में? रक्त परिसंचरण तंत्र है, इसके बारे में अपन देखते हैं कि भाई रक्त परिसंचरण तंत्र है वो क्या होता है। तो सबसे पहली बात तो देखो, रक्त एवं इसके परिवहन का मतलब गमन करना, परिसंचरण में सम्मिलित सभी दो बार लिख दिया, सभी अंगों को सामूहिक रूप से रक्त परिसंचरण तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? रक्त परिसंचरण तंत्र कहते हैं। यहाँ पे तंत्र है तो सामूहिक रूप से रक्त परिसंचरण तंत्र उसको अपन कहते हैं। आगे देखो, रक्त या मानव रक्त परिसंचरण तंत्र के प्रमुख भाग निम्न है। अभी मैंने आपको उदाहरण देके बताया, ठीक है। तो एक होता है रक्त या रुधिर, एक होता है अपने रक्त वाहिनियां जिनमें धमनियां और शिराएं पढ़ेंगे अपन, और एक हो जाएगा हृदय, ठीक है। तो इन तीनों के बारे में अपन डिटेल से पढ़ेंगे। तो अब अपन देखते हैं रक्त या रुधिर का जो वर्गीकरण है वो किस प्रकार का होता है। तो यहाँ पर मैंने आपके लिए सारे रक्त का वर्गीकरण है उसके लिए एक आरेख बना दिया है, और इस आरेख से हम रक्त के बारे में अच्छी प्रकार से समझ सकते हैं कि वास्तविकता में रक्त का संगठन होता है क्या है, रक्त क्या है। तो देखते हैं, देखो सबसे पहले रक्त या रुधिर की अगर अपन बात करें, ठीक है, तो रक्त को दो भागों में बांटा गया है। एक तो भाग है इसका प्लाज्मा, ठीक है, और एक है रक्त कणिकाएं, ठीक है। पहले आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो बोले, ठीक है। तो प्लाज्मा और रक्त कणिकाएं या रुधिर कणिकाएं, ठीक है, तो ये दो भाग हो गए रक्त के, ठीक है। अब यदि अगर अपन बात करें तो रक्त में कुल रक्त का 55% भाग है वो आपके प्लाज्मा होता है। 55% में क्या होता है? प्लाज्मा होता है। और रक्त कणिकाएं हैं वो 45% में होती है। मतलब रक्त मुख्यतः दो भागों से मिलकर बना होता है, एक तो होता है प्लाज्मा और एक होता है रक्त कणिकाएं। रक्त का जो तरल पदार्थ है उसको अपन प्लाज्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको प्लाज्मा कहते हैं। आगे सबके बारे में और आगे डिटेल से पढ़ेंगे ना, ये तो केवल मैंने आरेख बनाया है समझाने के लिए, बाकी सबके अपन नोट्स के साथ में अपन देखेंगे, ठीक है। तो अभी मैं जानकारी बता रहा हूं और आगे और अपन देखेंगे इसके बारे में। तो प्लाज्मा जो है, प्लाज्मा मुख्यतः किन किन का बना होता है? प्लाज्मा में पाए जाते, प्लाज्मा को फिर 3 भागों में बांट दिया गया। कितने भागों में? प्लाज्मा को 3 भागों में। तो यहाँ पर 2 भाग बता दिए, ठीक है। अब यहाँ पर प्लाज्मा को कितने भागों में बांट दिया? 3 भागों में। कितने भागों में? प्लाज्मा को 3 भागों में बांट दिया। एक तो है जल, ठीक है, और एक है आपके कार्बनिक पदार्थ, और एक है अकार्बनिक पदार्थ, ठीक है। तो यदि अपन जल की बात करें तो यह सर्वाधिक होता है लगभग 90% के आसपास,
और ये जो दोनों पदार्थ मिलकर है वो 10% के आसपास होता है। ठीक है, दोनों पदार्थ है, कार्बनिक पदार्थ और अकार्बनिक पदार्थ। ठीक है, तो जल तो अपन जानते हैं। कार्बनिक पदार्थ में क्या होता है, कार्बनिक पदार्थों में जैसे विटामिन है, ठीक है, इसके अलावा ग्लूकोज, इसके अलावा आपके हार्मोन वगैरह, मतलब जो भी कार्बनिक यौगिक है, शरीर के अंदर वसा कार्बोहाइड्रेट, जो भी प्रोटीन, जो भी कार्बनिक पदार्थ है वो आ जाएंगे इसके अंदर। और बाकी बचे अकार्बनिक पदार्थ जिनमें अपन खनिज लवणों की बात करें, दनाइन है, रिनाइन है, ठीक है, इनमें मुख्यतः सोडियम आयन होता है ना, इसके अलावा सोडियम, क्लोरीन, पोटेशियम, इस प्रकार के जो आयन होता है, आयन आते हैं आपको अकार्बनिक पदार्थ में रखना उसको। बाकी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन है, वसाएं हैं, ठीक है, हार्मोन है, एंजाइम है, वो सब कार्बनिक पदार्थ पाएंगे और ये हो जाएगा जल। तो ये है आपके प्लाज्मा का संगठन। आगे बात हो किसका संगठन, प्लाज्मा का संगठन। अब बात करें अपन रक्त कणिकाओं की, तो रक्त कणिकाओं को 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में, रक्त कणिकाओं को बांटा गया 3 भागों में। ठीक है, तो रक्त कणिकाएं 3 प्रकार की होती है। एक तो होती है अपने लाल रक्त कणिकाएं। कौन सी, लाल रक्त कणिकाएं। एक होती है श्वेत रक्त कणिकाएं और एक होती है प्लेटलेट्स। ठीक है, आगे बात सुन, यदि अपन लाल रक्त कणिकाओं की अगर अपन बात करें तो लाल रक्त कणिकाओं को अपन क्या बोलते हैं, आरबीसी। क्या बोलते हैं, आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स। क्या बोलते हैं, रेड ब्लड सेल्स, या इनको क्या बोला जाता है, रक्ताणु भी बोला जाता है। क्या बोलता है अपन, इनको रक्ताणु भी बोलते हैं। इसके अलावा इनका एक और नाम होता है, इनको हम इरिथ्रोसाइट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इरिथ्रोसाइट। क्या बोलते हैं इनको अपन इरिथ्रोसाइट भी बोलते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। इरिथ्रोसाइट के दो, आरबीसी बोल दो, ठीक है, इसके अलावा रक्ताणु बोल दो, तो ये भी इसी का नाम है। अब रक्ताणु के मुख्य कार्य की अगर अपन बात करें, हालांकि इनके बारे में और डिटेल्स देखेंगे, इनका जीवन काल कितना होता है, इनकी संख्या कितनी होती है, इनका निर्माण कहाँ होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ठीक है, एक कोशिकीय होती है, एक केंद्र की होती है, द्विकेंद्र की होती है, केंद्र होता है कि नहीं होता है, बहुत सारी डिटेल से जानकारी देखेंगे। पर अभी संक्षेप में आप इसको वर्गीकरण को समझना जरूरी है। ठीक है, लाल रक्त कणिकाएं मुख्यतः O2 और CO2 का क्या करती है, परिवहन करती है। O2 है, CO2 का क्या करती है, परिवहन करती है। इनको रक्ताणु भी कहते हैं, इनको आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, या इनको इरिथ्रोसाइट भी बोलते हैं। अब बात करें श्वेत रक्त कणिकाओं की, किनकी, श्वेत रक्त कणिकाओं की, तो इनको बोला जाता है डब्ल्यूबीसी। क्या बोलते हैं, डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल्स, या इनको अपन बोलते हैं श्वेताणु। क्या बोलते हैं, श्वेताणु। ठीक है, तो एक तो नाम हो गया इनका अंग्रेजी में तो व्हाइट ब्लड सेल्स, श्वेत रक्त कणिकाएं, ठीक है, या इनको श्वेताणु बोलते हैं, या इनको अपन बोलते हैं ल्यूकोसाइट। क्या बोलते हैं इनको, ल्यूकोसाइट। इनको ल्यूकोसाइट भी बोला जाता है। तो ये इनके अन्य नाम है जो आपको याद रखना है। ठीक है, कोई सा भी नाम है वो आ सकता है। और प्लेटलेट्स जो कोशिकाएं होती है, प्लेटलेट्स कोशिकाओं को अपन क्या कहते हैं, इनको अपन बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट। क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट, थ्रोम्बोसाइट, या इनको अपन बिंबाणु भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बिंबाणु, या इनको अपन पट्टिकाणु भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पट्टिकाणु। तो ये जो नाम है वो इसी के प्लेटलेट्स के, ये प्लेटलेट्स बोल दो, पट्टिकाणु, बिंबाणु या थ्रोम्बोसाइट। हालांकि थ्रोम्बोसाइट अलग प्रकार की होती है, स्तनधारियों में एक्चुअल में थ्रोम्बोसाइट होती नहीं है, मैं बता दूं। थ्रोम्बोसाइट के स्थान पे ये प्लेटलेट्स होती है। ठीक है, तो अंतर है, पर अक्सर किताबों में ये लिख दिया जाता है प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट, तो अपने को ध्यान रखना प्लेटलेट्स कहते हैं। ठीक है, अब यदि प्लेटलेट्स के कार्य की अगर बात करें तो आपने सुना होगा ये रक्त का थक्का बनाती है। क्या करती है, रुधिर का स्कंदन या रक्त का थक्का बनाने का कार्य करती है। रक्त का थक्का, जब चोट लग जाती है तो चोट वाले स्थान पर रक्त का थक्का बनाने का कार्य करती है। ठीक है, इसको रक्त का थक्का कैसे बनता है, प्लेटलेट्स को डिटेल से पढ़ेंगे, रक्त का थक्का भी कैसे बनता है सब पढ़ेंगे। मैंने आपको पहले चैप्टर की रूपरेखा बता दी कि RH कारक है, AB O रक्त समूह है, रक्त का थक्का कैसे बनता, सारी चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, वो आगे की बात है। ठीक है, और इनका जो मुख्य कार्य होता है वो प्रतिरक्षा से संबंधित है। किससे संबंधित है,
प्रतिरक्षा। प्रतिरक्षा का मतलब हो गया रोगों से रक्षा करने का कार्य। मतलब हमारे शरीर में कोई रोग कारक प्रवेश कर जाएगा, है ना, बाह्य रोग कारक, रोगाणु बोल दो, एंटीजन बोल दो, है ना, एंटीजन कोई अपन रोगाणु कहेंगे। तो कोई भी हमारे शरीर में कोई बाह्य एंटीजन प्रवेश करता है, कोई रोगाणु प्रवेश करता है, तो उसके विरुद्ध ये एंटीबॉडी बनाकर उसको मारने का कार्य करती है और शरीर को स्वस्थ बनाए रखने का कार्य करती है। तो ये विभिन्न प्रकार की जो श्वेत रक्त कणिकाएं हैं वो प्रतिरक्षा से संबंधित कार्य करती है। प्लेटलेट्स है वो रुधिर का थक्का बनाती है और आरबीसी है वो गैसों का विनिमय करती है। मुख्यतः ये मुख्य कार्य, आगे अपन इनके बारे में और डिटेल से देखेंगे। अब बात करें श्वेत रक्त कणिकाओं की या डब्ल्यूबीसी की, तो डब्ल्यूबीसी की अगर अपन बात करें तो डब्ल्यूबीसी को दो भागों में बांटा गया। कितने भागों में? डब्ल्यूबीसी के दो भाग हो गए। एक तो हो गया आपके कणिका में डब्ल्यूबीसी, है ना। इन डब्ल्यूबीसी में क्या होता है? कण समान संरचनाएं दिखाई देती है। इनका जो जीवद्रव्य होता है, इनके जीवद्रव्य में या कोशिका द्रव्य में कण के समान संरचनाएं दिखाई देती है, इसलिए इनको कणिका में डब्ल्यूबीसी कहता है। और कुछ डब्ल्यूबीसी ऐसे होते हैं जिनके जीवद्रव्य में कण संरचनाएं नहीं पाई जाती है, तो उनको एक कणिका में डब्ल्यूबीसी बोला जाता है। कौन सी? एक कणिका में डब्ल्यूबीसी उनको बोला जाता है। अब इनका भी और आगे वर्गीकरण कर दिया गया है, ठीक है। कणिका में डब्ल्यूबीसी है उनको अपन इयोसिनोफिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इयोसिनोफिल। और इसके अलावा बेसोफिल्स और इसके अलावा न्यूट्रोफिल्स, ठीक है। तो इनके बारे में भी अपन डिटेल से देखेंगे, क्योंकि रक्त के बारे में डिटेल से देखना जरूरी है। ये रक्त पूरा सिलेबस में है आपके, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है। तो कणिका में डब्ल्यूबीसी के 3 प्रकार हो गए, इयोसिनोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल। और इस सारणी से कई बार है वो सवाल पूछा गया है, ठीक है। सवाल ये आया हुआ है कि रक्त प्लाज्मा में सर्वाधिक कौन सा पदार्थ होता है? तो सर्वाधिक होता है जल, ये ध्यान रखना है, ठीक है। रक्त संगठन में सर्वाधिक मात्रा में कौन होता है? प्लाज्मा होता है, रक्त कणिका है। तो प्लाज्मा, इस सारणी से बहुत सारे सवाल हैं वो पुटअप किए गए हैं, है ना, ध्यान रखना। सारणी से सीधे सीधे सवाल पूछे गए। कई बार ये सवाल भी आया हुआ है कि निम्न में से कौन सा डब्ल्यूबीसी का प्रकार नहीं है? तो ये 5 जो, ये 3 तो ये हो गई कणिका में डब्ल्यूबीसी, इयोसिनोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल, ये भी डब्ल्यूबीसी का प्रकार है। और एक कणिका में डब्ल्यूबीसी में मोनोसाइट और लिम्फोसाइट, ये भी डब्ल्यूबीसी के क्या है? प्रकार है, ठीक है। तो कई बार ऐसे भी पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा डब्ल्यूबीसी का प्रकार है या निम्नलिखित में से कौन सा डब्ल्यूबीसी का प्रकार नहीं है। तो इस सारणी से बहुत सारे प्रश्न है वो पूछे गए, ठीक है। इन नामों से भी पूछे गए, है ना। इरिथ्रोसाइट को आरबीसी कहते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये सारणी बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारणी जब तक अपने को समझ में नहीं आएगी तब तक आगे रक्त के बारे में अपने को जानकारी समझ में भी नहीं आएगी, और समझने के प्रयास करेंगे तो वो याद नहीं रह पाएगी लॉन्ग टाइम तक, ठीक है। अब एक कणिका में डब्ल्यूबीसी को 2 भागों में बांट दिया है, एक तो मोनोसाइट और एक लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट को हिंदी में क्या बोलते हैं? लसीकाणु। सुना होगा नाम, लसीकाणु, इन्हीं को बोला जाता है लसीकाणु। लसीकाणु कह दो या लिम्फोसाइट कह दो, ठीक है। और ये आपके मोनोसाइट जिनको बोलते हैं एक केंद्र काणु। क्या बोलते हैं इनको एक केंद्र काणु बोला जाता है। तो इन सब के बारे में अपन आगे की क्लास में डिटेल से देखेंगे। तो ये आपके रक्त का वर्गीकरण अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। अब रक्त के बारे में या इस पूरे रक्त के बारे में डिटेल से वो जानकारी आगे की क्लास में पढ़ेंगे। आज इस क्लास में अपन इतना ही पढ़ेंगे, अगली क्लास में आपसे फिर मिलेंगे, ठीक है। यदि आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों में से ज़्यादा शेयर करना है। चैनल पर आप नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना है, ठीक है। और बेल वाला आइकन को भी जरूर प्रेस करना है। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हो, क्योंकि टेलीग्राम पर हम हर रोज गणित है, जीके है, राजस्थान जीके है, करंट जीके है, ठीक है, इंडिया जीके है, तो इनके क्विज डालते हैं तो उससे आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी, ठीक है। और वही प्रश्न डालते हैं जो एग्जाम्स में आए हुए हैं और जिनके आने की संभावना है। फालतू के प्रश्न बना के आपको बिजी या फालतू में आपका टाइम खराब करने का हमारा कोई उद्देश्य नहीं है, ठीक है। और जनरल साइंस की क्लास में भी मैं वही चीजें ले रहा हूं जो आपके एग्जाम के काम की है। फालतू में चीजें बनने, आपको साइंटिस्ट बनना नहीं है और मेरे को अपनी विद्वता का परिचय देना नहीं है, ठीक है, कि भाई हाँ मेरे को बहुत कुछ आता है। नहीं, बहुत कुछ भी नहीं आता है, ठीक है। पढ़ाने के लिए हर कोई पढ़ा सकता है, ठीक है, पर डिपेंड करेगा कि कितना पढ़ना है और कितना पढ़ाना है और कैसे पढ़ाना है, ठीक है। तो इसलिए आपको जुड़े रहना है और उन्हीं चीजों को अपन पढ़ेंगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो इस क्लास में इतना ही, अगली क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।